वेलकम टू मेक श्योर। लास्ट क्लास में हम पीरियोडिक टेबल का पी ब्लॉक देख रहे थे। तो पी ब्लॉक का जो सुपर ट्रिक होता है वो हम आपको बता चुके थे कि पी ब्लॉक में कैसे कैसे आपको याद रखना है, कैसे कैसे एटॉमिक नंबर निकालना है, सभी बता दिए थे। तो वहां पे हम आपको एक बता रहे थे वैलेंसी निकालना। तो वैलेंसी निकालना हम जहां पर बता रहे थे तो 2, 8, 7 का वैलेंसी निकालना हम आपको बताए थे। तो यहाँ पे आपको हम बता दिए थे कि 7 और -1 ये वैलेंसी होगा। 7 जो होगा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, स्लिप ऑफ टंग था, और इलेक्ट्रॉन, और वैलेंसी क्या है -1 या 1। तो उसी कड़ी को आज आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले आप वैलेंसी निकालना सीख लीजिए, क्योंकि कंफ्यूजन थोड़ा सा भी हो जाएगा तो दिक्कत है कि वैलेंसी क्या है। तो वैलेंसी आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला टॉपिक हम देखते हैं वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बाद हम डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के बारे में देखेंगे। पहले वैलेंसी निकालना सीख लीजिए। वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। अच्छा, वैलेंसी का हिंदी होता है संयोजकता। संयोजकता तो हिंदी मीडियम वाले जान ले, संयोजकता किसका निकालना है? तत्व का। तो पहले सीख लीजिए कि वैलेंसी होता क्या है। आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और वैलेंसी क्या होता है? जैसे कोई तत्व है, कोई एलिमेंट है, वो अन्य तत्व के साथ जो संयोजक करने की क्षमता होती है, जो उसकी कंबाइनिंग पावर होती है, उस तत्व का क्या कहलाता है? वैलेंसी कहलाता है। उस तत्व का संयोजकता कहलाता है। जैसे एग्जांपल से समझिए, कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये लिथियम। लिथियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 3। तो 2 इलेक्ट्रॉन अंदर, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर। तो इसका ये क्या होगा? वैलेंसी होगा 1। और वैलेंसी क्या होगा? 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पे? 1। वैलेंस लिथियम का 3 एटॉमिक नंबर। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1 और वैलेंसी भी क्या होगा? 1। चीजों को समझिए कि वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाला कैसे जाता है, ये समझ लीजिए। देखिए, किसी भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि 4 या 4 से कम हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखिए मैक्सिमम कितना होगा? 8। तो और ये वैलेंसी, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यदि 4 या 4 से कम हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो यहां पे मान लिया 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी? वैलेंसी हो जाएगी वही 1 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 1 होगी। यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो वैलेंसी 2 होगी। यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो वैलेंसी 3 होगी। यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो वैलेंसी 4 होगी। इन सब चीजों को डिटेल में एनालाइज कर लेते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे आपका मान लीजिए ये 1 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी क्या होगी इसकी? 1। यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ के 2 हो जाएगी तो वैलेंसी क्या होगी? 2। यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ के 3 हो जाएगी तो वैलेंसी क्या होगी? 3।
यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ के 4 हो जाएगी तो वैलेंसी क्या होगी? 4। अब यदि हम देख लिए 4 या 4 से कम इलेक्ट्रॉन, यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या, यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से अधिक हो, 4 से अधिक हो, ग्रेटर देन 4, यदि 4 से अधिक हो, तब क्या होगा? लिख देते हैं ग्रेटर देन, यदि 4 से अधिक हो तो क्या होगा? देखिए 4 से अधिक हो तो वैलेंसी निकालने का सीधा तरीका है जो 8 है, 8 मतलब अष्टक पूरा करना चाहिए। अष्टक पूरा करने का मतलब क्या हुआ कि यदि किसी परमाणु के कोष में अधिकतम संख्या कितना हो सकता है? 8 हो सकता है, तो उस परमाणु को क्या कहते हैं? अष्टक कहते हैं। तो अष्टक 8 में से क्या करेंगे? घटाएंगे। क्या घटाएंगे? जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या को। अब चलिए सीख लेते हैं। यदि किसी की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? यहां तो 2 पाया जाएगा। चलिए, ये एटम है, यहां पे है 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। अब इसका वैलेंसी निकालने के लिए हमको कह दिया, तो वैलेंसी होगा 8 माइनस 5 इक्वल टू 3। दूसरा क्या है? यहां 2 होगा, यहां पे भी 6 है इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंसी इसका क्या होगा? इसका वैलेंसी होगा 8 माइनस 6 दैट इज 2। अब सीधा सीधा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो इसका वैलेंसी क्या होगा? इसका वैलेंसी होगा, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी लिखते हैं, 7 है, तो वैलेंसी क्या होगा? 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1। अब कुछ चीजों को समझिए। इनर्ट गैस में जो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होती है। कैसे, ये भी देख लेते हैं। यहाँ कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हो गया इनर्ट गैस। तो इनर्ट गैस में वैलेंस तो वैलेंसी क्या होगा? वैलेंसी होगा 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो वैलेंसी आपको निकालने के लिए आ गया होगा। अब हम इसे एक्चुअली पढ़ाना था केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में, लेकिन आपको पहले जरूरत पड़ गई तो उसे हम पहले बता दिए। चलिए, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की को आप समझ गए होंगे डिटेल में। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के बारे में। सबसे पहले तो हम डी ब्लॉक के बारे में जानते हैं। ये क्या है? अच्छा, इसको हम उठा के ऊपर ले चलते हैं, कुछ चीजों के बारे में जान लेते हैं। ये कौन सा ब्लॉक है? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में देखिए, ग्रुप जो है 3 से स्टार्ट हो रहा है और 12 पे खत्म हो रहा है। तो इसका ग्रुप क्या होगा? 3 to 12 ग्रुप होगा डी ब्लॉक का। 3 to 12 इसमें कितने एलिमेंट है? देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 चौका 40 एलिमेंट। तो इसके बारे में, ग्रुप 3 के बारे में। और यहाँ जो 57 से 71 और 89 से 103, 89 to 103, 103 तक, ये है हमारा एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक, ये डी ब्लॉक पढ़ने के बाद हम एफ ब्लॉक के बारे में भी जानकारी ले लेंगे कि एफ ब्लॉक क्या है और डी ब्लॉक क्या है। देखिए, डी ब्लॉक के एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक जो है एस ब्लॉक, इधर क्या है एस ब्लॉक और इधर क्या है पी ब्लॉक। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में इसकी स्थिति होती है। इसलिए ये जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्य में स्थित है, इसलिए इसमें जो सम्मिलित तत्व होता है उसको क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट, या इसको हिंदी में कहते हैं संक्रमण तत्व। क्या, संक्रमण तत्व। कुछ चीजों के बारे में जान लीजिए। इसमें जो पारा है, पारा कहने का मतलब मरकरी Hg, इसमें जो जिंक है, जिंक, इसमें जो कहा गया कॉपर है, इसमें जो स्कैंडियम है, देखिए स्कैंडियम, कॉपर, जिंक एंड मरकरी, ये सब जो है ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ये जो है नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो कौन कौन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है ये देख लीजिए। एक तो हो गया Sc, Cu, Zn एंड Hg। इन सब चीजों के बारे में आप जान लीजिए। कुछ चीजें समझ लीजिए यहाँ पे। जो भी डी ब्लॉक के जो सभी तत्व होते हैं वो धातु होते हैं, वो मेटल होते हैं। अब यहां से देखते हैं कुछ चीजें। जो एस ब्लॉक है उसकी तुलना में जो डी ब्लॉक है वो क्या होता है, अधिक रिएक्टिव होता है। डी ब्लॉक का एलिमेंट मोर रिएक्टिव होता है। डी ब्लॉक का एलिमेंट जो है मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव इन कंपेयर यदि किया जाए एस ब्लॉक से। लेकिन वही पी ब्लॉक की तुलना में ये कम रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। कहा, लेस रिएक्टिव इन कंपेयर टू पी ब्लॉक। कुछ चीजें और समझ लीजिए। इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है उसे जान लेते हैं। डी ब्लॉक की जो प्रॉपर्टीज होती है, डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज होती है वो इंपॉर्टेंट है जानना कि डी ब्लॉक की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। ये हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ को बियर करता है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। अच्छा, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ करने का मतलब क्या हुआ, तो हिंदी में इससे कहा जाता है उच्च तन्यता शक्ति, उच्च तन्यता शक्ति। इसके साथ ही साथ ये जो है मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टीज को धारण करता है। जब मेटल नॉन मेटल पढ़ेंगे तो आपको इन सब चीजों के बारे में डिटेल में एनालाइज करवा देंगे। ये जो होता है डक्टाइल होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है और हीट होता है। क्या कह सकते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी।
ये हो गया आपका डी ब्लॉक। अब डी ब्लॉक की एक प्रॉपर्टीज को जान लीजिए, जो स्कैंडियम, कॉपर, जिंक और मरकरी के बारे में बताएं कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता है। मतलब केमिस्ट्री का नाम ही आपको क्या है, एक्सेप्शन। तो ये क्या है, एक्सेप्शन है। यहाँ पे देखिए, जो मरकरी होता है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है नॉर्मल टेम्परेचर पर। तो नॉर्मल टेम्परेचर पर कौन सा स्टेट धारण करता है, लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट एट नॉर्मल टेम्परेचर। ईच एंड एवरी प्रॉपर्टीज जो डी ब्लॉक के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी चीज हम आपको बता दिए। अब चलिए आगे देखते हैं एफ ब्लॉक को। देखिए, एफ ब्लॉक की पहले स्थिति को समझ लीजिए कि ये ब्लॉक पाया कहाँ जाता है। एफ ब्लॉक जो है वो आपको हम बताए थे प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस लेक्चर में, कि ग्रुप था उसका 3 और पीरियड था 6 and 7। 6 and 7 इसे आप यहां से एनालाइज कीजिए। ये क्या है, ग्रुप क्या है 3 और पीरियड क्या है, ऊपर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये इसका ग्रुप आता है और इसके बाद आ जाता है ग्रुप 3, 4, 5, 6 और 7। तो ग्रुप क्या है 6 and 7 और पीरियड क्या है, पीरियड क्या है 3 and 7। तो इन चीजों को समझ लीजिए डिटेल में। यह ब्लॉक में क्या है, दो, ये क्या है, पहला तो है लैंथेनाइट सीरीज। पहला आता है लैंथेनाइट सीरीज। तो ये कौन सा सीरीज है, ये है आपका लैंथेनाइट सीरीज। लैंथे, LANTHANIDES, लैंथेनाइट्स, लैंथेनाइट सीरीज। दूसरा ये जो सीरीज है आपका AC से ये लैंथेनाइट सीरीज है 57 to 71। इसके अंदर कितना एलिमेंट आ गया, 15 एलिमेंट्स। और ये आपका जो सीरीज है, ये सीरीज जो चल रहा है, इसे कहते हैं एक्टिनाइट्स। एक्टिनाइट सीरीज। देखिए, ये जो है इसकी स्थिति है 6th पीरियड है, ग्रुप 3 है, और लैंथेनाइट्स की स्थिति है 6th पीरियड में। 6th पीरियड का कहने का मतलब, पीरियड को हिंदी में क्या कहते हैं, 6वां आवर्त में ये पाया जाता है। और लैंथेनाइट सीरीज का जो है वो 7th पीरियड है। एक्टिनाइट्स का 7th पीरियड। कुछ चीजें इनमें समझ लीजिए। इसमें जो जैसे डी ब्लॉक का था, तो उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन था उसमें वो कहाँ पाया जाता था, तो उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में पाया जाता, डी सब सेल में, डी सेल में पाया जाता था, डी सब सेल में पाया जाता था। वैसे ही ये पाया जाता है एफ कक्षक में, एफ सेल में। एक्टिनाइट सीरीज और लैंथेनाइट सीरीज के बारे में जान लीजिए। इसको लैंथेनाइट सीरीज क्यों कहा जाता है, लैंथेनाइट सीरीज कहने का मतलब है कि ये लैंथेनम का, ये क्या है, लैंथेनम के प्रॉपर्टीज को धारण करता है पूरा एलिमेंट, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, लैंथेनाइट सीरीज। और इस ग्रुप को एक्टिनाइट सीरीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक्टिनियम का प्रॉपर्टीज को क्या करता है, बियर करता है। मतलब सभी चीज का प्रॉपर्टी, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, इन सभी चीज का प्रॉपर्टीज क्या है, एक्टिनियम के बराबर है। मतलब सेम एज उसी के जैसा होता है। अब जिस तरह से एफ ब्लॉक के, डी ब्लॉक के एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता था, तो ग्रुप, इस ग्रुप के एलिमेंट को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उन चीजों को देख लीजिए।
कुछ चीजें समझ लीजिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसे कहा जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। अच्छा, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहने का मतलब क्या हुआ? हिंदी में इसे कहते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व। आंतरिक संक्रमण तत्व। एफ ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट पाए जाते हैं सभी एलिमेंट धातु होते हैं, सभी एलिमेंट मेटल होते हैं। लैंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज, ये कौन सा सीरीज है? लैंथेनाइट सीरीज, और ये है एक्टिनाइट सीरीज। जो लैंथेनाइट सीरीज होता है वो एक्टिनाइट सीरीज के अपेक्षा ज्यादा क्या होता है? जटिल होता है। ज्यादा जटिल कौन होगा? लैंथेनाइट सीरीज इज ग्रेटर जटिल देन, ज्यादा जटिल होगा एक्टिनाइट सीरीज से। इन चीजों को समझ लीजिए। एक्टिनाइट सीरीज की प्रॉपर्टीज है कि एक्टिनाइट सीरीज का जो एलिमेंट होता है वो रेडियो एक्टिव होता है। ये एलिमेंट क्या होता है? ये एलिमेंट जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है। एलिमेंट क्या है? रेडियो एक्टिव। जो यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट हैं, नेप्टेनियम, प्लूटोनियम, ये सब जितने भी एलिमेंट है, ये जो होता है साइंटिस्ट के द्वारा जो यूरेनियम के बाद जो जितने भी एलिमेंट है वो लेबोरेटरी में बनाया गया है और वो लेबोरेटरी में सिंथेटाइज किया गया है, मतलब उसे संश्लेषित किया गया है। इसलिए इन तत्वों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? यूरेनियम के बाद आता है, इसलिए कहते हैं ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। तो इन एलिमेंट को क्या कहेंगे? ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। तो ये सब हो गया डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। सभी प्रॉपर्टीज को आपको हम बता दिए, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। इसके साथ ही साथ हम वैलेंसी को भी समझा दिए। अब कुछ चीजें जान लीजिए जो पीरियोडिक टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से एलिमेंट के स्थिति में इंपॉर्टेंट है जानना। तो सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट जो होता है, सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को कहते हैं आवारा तत्व। आवारा तत्व, इंग्लिश में इसको कह देंगे रफ एलिमेंट। रफ एलिमेंट। जो हेवीएस्ट एलिमेंट होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में, सबसे भारी एलिमेंट जो होता है, हेवीएस्ट एलिमेंट, वो होता है ऑस्मियम। लाइटेस्ट एलिमेंट तो हाइड्रोजन होता है। यदि आपको पूछ दे कि लाइटेस्ट मेटल क्या होता है, तो लाइटेस्ट मेटल के बारे में जानते हैं। लाइटेस्ट मेटल होता है लिथियम। लिथियम। आपको लिक्विड बता दिए थे कि नॉर्मल टेम्परेचर पर लिक्विड कौन होता है? मरकरी होता है। यदि लिक्विड जो होता है मरकरी होता है, तो मरकरी क्या है? मेटल है। मरकरी क्या है? मेटल है। ये होता है लिक्विड मेटल। लिक्विड मेटल। और लिक्विड नॉन मेटल यदि पूछ दे कि कौन सा ऐसा है जो लिक्विड नॉन मेटल है, तो हो जाएगा ब्रोमीन। यदि आपको ये पूछ दिया जाए एग्जाम में कि जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल कौन होता है और रिएक्टिव मेटल कौन होता है, तो रिएक्टिव यदि मेटल पूछ दे, रिएक्टिव मेटल और रिएक्टिव नॉन मेटल, रिएक्टिव नॉन मेटल, नॉन मेटल मोस्ट रिएक्टिव,
सबसे अधिक रिएक्टिव। तो सबसे अधिक रिएक्टिव जो मेटल होगा वो होगा कैल्शियम, और सबसे अधिक रिएक्टिव नॉन मेटल जो होगा वो होगा फ्लोरीन। कुछ चीजें और जान लीजिए। जो बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का उसे कहते हैं, मतलब मेटल में वो होता है सिल्वर। तो बेस्ट कंडक्टर यदि पूछ दे बेस्ट कंडक्टर तो वो होता है सिल्वर। ऐसे आप यूज करते हैं इलेक्ट्रिक वायर में, आप देखिएगा यूज किया जाता है कॉपर को। तो कॉपर जो होता है उसका नंबर आता है सेकेंड बेस्ट में, कॉपर। बेस्ट कंडक्टर किसका? इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर कहने का मतलब ये है कि बेस्ट नॉन मेटल यदि पूछ दिया जाए, ये तो मेटल का हो गया कंडक्टर सिल्वर और इसलिए यदि नॉन मेटल आपको पूछ दिया जाए बेस्ट कंडक्टर नॉन मेटल तो ये कहेंगे हम ग्रेफाइट। अच्छा, ग्रेफाइट क्या होता है? ये होता है एलोट्रोप होता है किसका? कार्बन का, एलोट्रोप ऑफ कार्बन। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ चीजें और जान लीजिए। जैसे आपसे पूछ देगा कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेंट क्या होता है, ये सब जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ाएंगे ये सब चीजों को बताएंगे आपको। तो यदि जान लीजिए स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेंट क्या होता है और रिडक्टेंट क्या होता है? स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेंट होता है फ्लोरीन एंड स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्टेंट होता है लिथियम। लिथियम जो होता है वो लाइटेस्ट मेटल भी होता है। कुछ चीजें और समझ लीजिए। जो किसको कहा जाता है? ग्रुप ऑफ गैसियस एलिमेंट। गैसों का ग्रुप, गैसों के तत्व का ग्रुप किसे कहा जाता है? दैट इज जीरो ग्रुप, गैसियस ग्रुप। किरोसिन जो होता है ज्वलनशील पदार्थ है। तो किरोसिन को स्टोर कहाँ करते हैं? एलिमेंट स्टोर्ड इन किरोसिन ऑयल। जो एलिमेंट जो किरोसिन ऑयल में स्टोर किया जाता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है सोडियम। सोडियम को जो है किरोसिन ऑयल में स्टोर किया जाता है। जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होता है हमारे दांत में, हमारे बोन में, उसको कहते हैं कैल्शियम। कैल्शियम क्या है? हमारे बोन और साथ ही साथ हमारे टीथ में प्रेजेंट रहता है। सबसे ज्यादा पॉइजनस मेटल कौन है? मोस्ट पॉइजनस मेटल कौन सा है? तो प्लूटोनियम। प्लूटोनियम पॉइजनस मेटल। ये सभी चीजें हो गई जानने लायक जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे।